नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। लग रहा है कि कोरोना संक्रमण को लेकर दिल्ली सरकार और प्राइवेट अस्पतालों के बीच जंग छिड़ गया है। थोड़ी देर पहले एक खबर आई कि दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के जो निदेशक हैं, उन्होंने एक प्रसिद्ध प्राइवेट अस्पताल सर गंगाराम हॉस्पिटल के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करा दिया है। और ये मुकदमा इस बात को लेकर किया गया है कि गंगाराम हॉस्पिटल ने RC-PCR के लिए जो ऐप बनाया गया है उसके थ्रू वो कोरोना का टेस्ट नहीं कर रहे हैं। इसके पहले कोरोना के टेस्ट का जो लाइसेंस दिया गया था सर गंगाराम हॉस्पिटल को, उसको भी रद्द कर दिया गया था 2 दिन पहले। हालांकि ये अलग बात है कि सरकार ने जिन थोड़े से प्राइवेट अस्पतालों को कोविड या कोरोना अस्पताल के रूप में डेजिग्नेट किया है, उनमें से सर गंगाराम हॉस्पिटल भी है। दिल्ली का बहुत ही मशहूर और बहुत ही प्रसिद्ध हॉस्पिटल है और काफ़ी विश्वसनीय माना जाता है। यहाँ के फैकल्टी, यहाँ के डॉक्टर्स को भी जो है बहुत सम्मान के साथ देखा जाता है, लेकिन दिल्ली सरकार उस पर मुकदमा कर रही है। उधर दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली में जो मेडिकल बेड है उसको ब्लैक में बेचा जा रहा है, उसको ब्लैक नहीं करने दिया जाएगा और सरकार जो है बहुत जल्दी ही जो है इसके लिए आदेश जारी करने जा रही है। कुछ अस्पतालों पर ज़रूरत से ज़्यादा फीस मांगने का भी आरोप लगा था और ये कहा गया था कि एक एक दिन के लिए वो 1-1 लाख रुपए तक मांग रहे हैं। कुछ अस्पतालों पर 20,000 से 1 लाख रुपए तक मांगने का आरोप लगाया गया था। बहुत सारे अस्पतालों पर आरोप था कि वो एडमिट ही नहीं कर सकते। अब हमने ये तय किया कि हम ज़रा इस मामले की जांच पड़ताल करेंगे और हमने कुछ डॉक्टरों से इस पर बातचीत की और इस बातचीत में कई महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं वो निकल करके सामने आए। हमने एक प्राइवेट अस्पताल के बहुत ही मशहूर डॉक्टर से बात की। उनका निवेदन था कि मैं उनका नाम नहीं लूं क्योंकि सरकार उनको और उनके अस्पताल को भी तंग कर सकती है। उन्होंने कहा कि वो सरकार से कुछ सवाल पूछना चाहेंगे, तो सबसे पहले मैं वो सवाल ही आपके सामने रखता हूँ। उनका पहला सवाल है कि सरकार कहती है कि सरकारी अस्पतालों में 50% बेड अब भी खाली है, तब भी लोग प्राइवेट अस्पतालों में क्यों भाग रहे हैं। मतलब ये कि उनका इलाज सरकारी अस्पतालों में क्यों नहीं हो पा रहा है। बेड की स्थिति की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उसके हिसाब से उन्होंने ये बताया कि 8,645 बेड दिल्ली में उपलब्ध हैं। इनमें से अभी 4,038 पर पेशेंट हैं। कोरोना के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, कोरोना के पेशेंट हैं और 4,607 बेड जो है अभी भी खाली है। तो उन्होंने एक तरह से धमकी भी दी प्राइवेट अस्पतालों को और उस पर उन्होंने कहा कि इनकी जांच की जाएगी कि वो अगर कोरोना पेशेंट्स को भर्ती नहीं कर रहे हैं प्राइवेट अस्पताल तो पहला सवाल जो मुझसे एक प्राइवेट अस्पताल के सीनियर डॉक्टर ने पूछने के लिए कहा, वो मैंने आपके सामने रखा। दूसरा सवाल उनका ये था कि जब भी लॉकडाउन किया जाता है तो उसमें जो है वो किसी बीमारी से निपटने की तैयारी की जाती है। तो अगर सरकार ने पूरी तैयारी कर ली तो अभी जो स्थिति है कि करीब 25% बेड जो प्राइवेट अस्पतालों में है उसको सरकार ने क्यों ले लिया। सरकार ने अपनी तैयारी जो है वो क्यों नहीं की। सरकार के पास इतने हॉस्पिटल या इतने बेड जो है वो क्यों नहीं तैयार हो पाए। उसके अलावा भी बहुत सारे सवाल उन्होंने रखे हैं, लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने ये कहा कि सरकारी अस्पतालों पर लोगों का विश्वास क्यों नहीं है, सरकार विश्वसनीयता जो है क्यों नहीं पैदा करती है। उनका कहना है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल के वरिष्ठ डॉक्टर हैं, उनका कहना है कि सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट अस्पतालों के मुकाबले ज़्यादा कर्मचारी हैं, ज़्यादा अच्छे इक्विपमेंट हैं, ज़्यादा अच्छे साधन हैं। सरकारी अस्पतालों का बजट जो है प्राइवेट अस्पतालों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। सरकारी अस्पताल के कर्मचारियों को प्राइवेट अस्पतालों के कर्मचारियों से बहुत ज़्यादा वेतन मिलता है, उसके बाद भी सरकारी अस्पतालों की विश्वसनीयता जो है वो कायम नहीं है। एक तरफ मुख्यमंत्री
कह रहे हैं कि दिल्ली में आधे से ज़्यादा कोरोना बेड अभी भी खाली हैं और दूसरी तरफ जो है वो लोग मारे मारे फिर रहे हैं। मैं उसके कुछ उदाहरण भी आगे चल करके बताऊंगा कि किस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो कोरोना पीड़ित हैं, जो कोरोना पीड़ित नहीं भी हैं, उनका अस्पतालों में एडमिशन ही नहीं हो रहा है। ये जो अखबारों में छपी हुई खबरें हैं उनकी बात कर रहा हूँ। एक और महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने कहा कि सरकार के सामने रखा जाना चाहिए, और ये सवाल जो है मेरा, मैं दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों के सामने रखना चाहूँगा कि अगर सरकारी अस्पताल अच्छी तरह से काम कर रहे हैं तो नेता और सरकारी अफसर जो हैं वो सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज क्यों नहीं कराते हैं। उन्होंने कुछ अखबारों में जो छपे हुए नाम हैं उसमें से कुछ नामों की तरफ भी इशारा किया। उसमें से एक है बीजेपी के बहुत चर्चित प्रवक्ता संबित पात्रा, जिनके बारे में ये बताया गया कि कोरोना संक्रमण होने के कारण वो गुरुग्राम के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती है। उसी तरह से ये बताया गया कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल जो कोरोना अस्पताल में परिवर्तित कर दिया गया है, उसके जो डॉक्टर हैं, उसके जो डायरेक्टर हैं, वो एक प्राइवेट अस्पताल जो BLK अस्पताल के नाम से जाना जाता है उसमें भर्ती है। उसी तरह से जो एक UCMS GTB हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल भी है, मेडिकल कॉलेज भी है, इसके एक डीन जो हैं एक होटल में रहकर अपना इलाज कर रहे हैं। उसी तरह से उन्होंने बताया कि RML के जो डीन हैं वो एक प्राइवेट अस्पताल मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती है। तो उनका कहना है कि अगर सरकारी अस्पतालों में सब कुछ ठीक है तो जो वहाँ के लोग हैं उनको ही अपने अस्पतालों पर विश्वास क्यों नहीं है, वो अपने अस्पतालों की जगह बाहर क्यों इलाज करा रहे हैं। बहुत ही वैलिड सवाल है। मैं इसको इस बात से जोड़कर देखता हूँ कि हमारे यहाँ जो भी अस्पताल हैं उनमें स्वास्थ्य सेवाओं की क्या स्थिति है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि सरकारी अस्पताल बिल्कुल बहुत बुरा काम करते हैं, अच्छा काम भी करते हैं। मैंने कई अस्पतालों को देखा है, वहाँ भी अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छा काम भी करते हैं, लेकिन सवाल विश्वसनीयता का है कि अगर किसी के पास थोड़ा भी साधन है तो वो अपने ही अस्पताल को क्यों विश्वसनीय नहीं मानता है। इसके बाद उनका एक और कहना है कि सरकार जो है, केंद्र की सरकार और दिल्ली की सरकार ये अनिवार्य क्यों नहीं कर देती है कि अगर कोई नेता या सरकारी अफसर बीमार होगा तो उसको सरकारी अस्पताल में ही जो है वो इलाज कराना पड़ेगा। ये बहुत ही गंभीर मामला है। चलिए, ये 5 सवाल जो है मैं सरकार के सामने, दिल्ली सरकार के सामने और केंद्र सरकार के सामने छोड़ता हूँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है ये बताना कि जब आपके यहाँ बेड खाली है तो पहली चीज़ तो लोग जो मरीज़ हैं वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में क्यों भटक रहे हैं, क्यों उनका जो है एडमिशन नहीं हो रहा है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। और दूसरा, जितने भी प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के जितने भी बेड उपलब्ध हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो सब फुल हो गए हैं। तो क्यों प्राइवेट अस्पताल फुल हो गए हैं और क्यों सरकारी अस्पतालों में लोग नहीं जा रहे हैं या उनको भर्ती नहीं किया जा रहा है, इसका जवाब केंद्र और दिल्ली की सरकार दोनों को देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में केंद्र सरकार के भी हॉस्पिटल हैं और दिल्ली सरकार के भी हॉस्पिटल हैं और दोनों में कोरोना का जो है वो इलाज चल रहा है। यहाँ पर अब मैं फिर आऊँगा कि गंगाराम हॉस्पिटल के साथ में क्या हुआ, और मैं एक वहाँ के वरिष्ठ डॉक्टर उनका एक पोस्ट कहीं देख रहा था, और ये बहुत ही मार्मिक पोस्ट है। उन्होंने लिखा है कि रात को 1:20 पर 12 साल का एक बीमार बच्चा जो है उनके हॉस्पिटल में आया। उसको मध्य प्रदेश के भिंड से उसके माँ बाप जो है वो लेकर आए। उसकी स्थिति बहुत ही ख़राब थी, उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, बहुत तेज़ बुखार था, वो लगभग अर्ध मूर्छित यानी बेहोशी की स्थिति में था, और ये भी पता चला कि उसको डायबिटीज़ भी है, जो अनकंट्रोल, जिसको बहुत गंभीर स्थिति कहते हैं वो। अब इस बच्चे को कहाँ भर्ती किया जाए, ये सवाल उठा। तो ये हुआ कि सबसे पहले इसका कोरोना टेस्ट किया जाए, क्योंकि ये पता चलने के बाद कि कोरोना टेस्ट से
अगर उसको कोरोना है तो उसको कोरोना वार्ड में भर्ती करना होगा। चूँकि गंगाराम अस्पताल कोरोना अस्पताल भी है, इसलिए वहीं भर्ती हो सकता था। और अगर उसको कोरोना नहीं होगा तो नॉन कोरोना वार्ड में उसको भर्ती करके इलाज किया जा सकता है। जो डॉक्टर जिन्होंने ये संदेश लिखा है उनका कहना है कि बहुत तेज़ी से टेस्ट करने की व्यवस्था गंगाराम अस्पताल में है और वहाँ पर कोई 1 घंटे में टेस्ट कोरोना का हो जाता है। तो उन्होंने कोरोना टेस्ट के लिए जब भेजा तब उनको बताया गया कि अब कोरोना का टेस्ट यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार ने जो है जिन अस्पतालों को कोरोना का टेस्ट करने से रोक दिया है उनमें से गंगाराम हॉस्पिटल भी एक है। अब ये बहुत आश्चर्य की बात है कि जिसे कोरोना हॉस्पिटल डेजिग्नेट किया गया है, यानी कोरोना के इलाज के लिए अस्पताल बताया गया है, उसी अस्पताल को कोरोना का टेस्ट करने से रोक दिया गया है। ये स्थिति ही ऐसी ही हो सकती है। और डॉक्टर ने अपने संदेश में ये जो आखिर में लिखा है वो बहुत सही लगती है। उन्होंने लिखा है कि ऐसा लग रहा है अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति जो है आ गई है। बहरहाल उस बच्चे का क्या हुआ ये आपको समझना होगा। काफ़ी देर तक जद्दोजहद के बाद डॉक्टरों ने तय किया कि अगर हम इसको दूसरी जगह रेफ़र करते हैं तो हो सकता है ये रास्ते में भेजते समय ही जो है इसकी मौत हो जाए और इसका तुरंत इलाज शुरू होना चाहिए। और मानवीय आधार पर रिस्क लेते हुए, खतरा उठाते हुए उन्होंने उसका इलाज शुरू कर दिया। तो ये तो स्थिति है। और अब जाकर ये आज पता चला कि अब RT-PCR का जो ऐप बनाया गया उसके थ्रू टेस्ट नहीं करने के कारण गंगाराम हॉस्पिटल पे FIR दर्ज करा दिया गया। तो पहले तो उनको टेस्ट करने की अनुमति दी गई, कोरोना हॉस्पिटल बनाया गया, उसके बाद उनको टेस्ट करने से रोक दिया गया। और अब कह रहे हैं कि ऐप के थ्रू आप टेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। ऐप के थ्रू टेस्ट करने का मतलब वहाँ लोग अप्लाई करेंगे, आप उनको बुलाएंगे। मेरी किसी डॉक्टर से बात हो रही थी तो डॉक्टर का कहना था कि सरकार ये चाहती है कि जो एसिम्प्टोमेटिक हैं उनका टेस्ट नहीं किया जाए, क्योंकि टेस्ट करने से नंबर ज़्यादा बढ़ेगा। अब जो डॉक्टर परेशान हैं अस्पतालों में, उनका कहना है कि अगर कोई पेशेंट हमारे पास किसी और बीमारी से पीड़ित होकर आता है, जैसे कि ये बच्चा डायबिटीज़, बुखार, सांस लेने में तकलीफ़ से पीड़ित होकर के आया, तो उनको पता क्या होगा, कैसे पता होगा कि वो उसको कोरोना है कि नहीं जब तक टेस्ट नहीं करेंगे। तो किसी भी बीमारी से पीड़ित कोई भी आदमी आता है तो सबसे पहले टेस्ट करके ही उसको जाना जा सकता है कि उसको कोरोना है या नहीं है। और फिर जब उसका इलाज होगा तो 2 तरह से होगा। एक, अगर वो कोरोना संक्रमित है तो उसके लिए प्रोटोकॉल बने हुए हैं, अलग तरह से इलाज होगा। और अगर वो संक्रमित नहीं है तो दूसरी तरह से इलाज होगा। तो ये जो है सरकारों की स्थिति है। अब इसी बीच मेरे पास एक आंकड़ा और भी है, मैं उसको भी आपके सामने एक सूचना। महाराष्ट्र सरकार ने अभी 4 जून को एक आदेश जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई इंटर्न ड्यूटी करते हुए, भले ही वो कोरोना वार्ड में ड्यूटी कर रहा हो, उसको संक्रमण हो जाएगा तो उसको जितने दिनों तक वो क्वारंटीन होगा उतने पीरियड के लिए दोबारा से इंटर्नशिप करनी होगी। ये एक तरह से सज़ा है। ये वही महाराष्ट्र सरकार है जिसने थोड़े दिनों पहले अपने मेडिकल कॉलेजों के 2nd ईयर और 3rd ईयर के स्टूडेंट्स को कहा था कि वो कोरोना ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करें। अगर वो छात्र वहाँ पढ़ रहे हैं तो उनको वो रिपोर्ट करें और कोरोना वार्डों में उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी। अब कोरोना वार्ड में अगर कोई डॉक्टर, कोई स्टूडेंट, इंटर्न या कोई भी डॉक्टर काम करता है तो उसके संक्रमित होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। भले ही वो PPE किट पहन कर रहता हो, उसके बावजूद संक्रमण हो रहे हैं और पूरी दुनिया में हो रहे हैं, कोई भारत में ही नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टरों की इससे मौत भी हो गई, क्योंकि उनको संक्रमण जो है जब होता है तो उनमें वायरस की जो मात्रा है, जो संख्या है, वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसको मेडिकल टर्म में कहते हैं कि जो वायरस का लोड है बहुत ज़्यादा होता है। आम आदमी को जब संक्रमण होता है तो वो बहुत धीरे धीरे विकसित होता है और तब तक जो है उसको मेडिकल रिलीफ मिल जा सकता है, लेकिन और उसको कम संक्रमण होता है। पहले जो है जितना जैसे एसिम्प्टोमेटिक इसलिए होते हैं कि वायरस बहुत कम होता है, माइल्ड इसलिए होते हैं कि वायरस का लोड जो है या वायरस की उपस्थिति शरीर में कम होती है। जब वो ज़्यादा हो जाती है तो फिर लोड बढ़ जाता है। तो एक तरफ 2nd ईयर और 3rd ईयर के स्टूडेंट्स को, मेडिकल स्टूडेंट्स को महाराष्ट्र सरकार कह रही है
कि आप कोरोना ड्यूटी के लिए हाजिर हो जाएं। दूसरी तरफ इंटर्न को कह रही है कि अगर आप पॉजिटिव पाए गए तो आपको जो है जितने पीरियड आप क्वारंटीन होंगे उतने पीरियड फिर इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, यानी एक तरह की सज़ा है। बहुत ज़बरदस्त विडंबना है। और सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या स्थिति है, मैं महाराष्ट्र की बात इसलिए करने लगा हूँ कि दिल्ली महाराष्ट्र ये दो जो हैं बहुत ही गंभीर रूप से पीड़ित चल रहे हैं। इस समय सबसे ज़्यादा रोगी यहीं से आ रहे हैं, मौत भी यहीं सबसे ज़्यादा हो रही है। एक आरटीआई में पता चला कि 18 मई तक महाराष्ट्र सरकार को कोरोना रिलीफ फंड में 342 रुपये मिले थे। सरकार ने उसमें से सिर्फ तब तक जो है 18 मई तक 23 करोड़ 82 लाख रुपए खर्च किया था। इसमें 7% करीब हेल्थ केयर पे खर्च किया गया और 16% प्रवासी मजदूरों के रेल किराए के रूप में किया गया। यानी कोरोना रिलीफ फंड के लिए जो पैसा आया है, हम लोगों को लगता है कि सरकारें उसको स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पे खर्च करेगी, इलाज पे खर्च करेगी, लेकिन इस तरह के जो खर्च हैं वो भी उसी फंड से किया जा रहा है। ये तब स्थिति है जब, थोड़ा पुराना आंकड़ा है मेरे पास, जब महाराष्ट्र में करीब 2587 लोग कोरोना से मर चुके थे और 74,860 मामले जो हैं वो सामने आ चुके थे। पर बहरहाल मैं लौट करके फिर एक बार उसी मुद्दे पर आता हूँ कि क्या प्राइवेट अस्पताल ज़रूरत से ज़्यादा फीस मांग रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, और सरकार उसका नियंत्रण कैसे करेगी। दरअसल दो मैकेनिज्म सरकार के पास जो है वो पहले से बना हुआ है। एक तो ये है कि बहुत पहले 4-5 साल पहले जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनमें फ़ीस और बाकी खर्चों को लेकर के इंश्योरेंस कंपनियां, जो मेडिकल इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उनके बीच जो एक बड़ा विवाद हुआ था। इंश्योरेंस कंपनियों ने भुगतान बंद कर दिया था और उसके बाद एक फ़ीस का स्ट्रक्चर तय हुआ कि डॉक्टर के लिए, किसी भी ऑपरेशन के लिए, किसी भी इलाज के लिए कितना मैक्सिमम फ़ीस वो ले सकते हैं। तो एक मॉडल तो जो इंश्योरेंस कंपनियों और प्राइवेट अस्पतालों के बीच समझौता है वो मौजूद है। उसके बाद एक मॉडल जो है जो सरकार के जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है उसके अंतर्गत है। यानी जो केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को जब वो प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराते हैं तो उसके लिए पहले से ही एक रेट तय है। सरकार इनमें से कोई एक रेट भी चुन सकती है, उसको इन्फोर्स भी कर सकती है। बढ़े हुए खर्चे के हिसाब से प्राइवेट अस्पतालों को जो है वो अगर और ज़्यादा देना हो तो वो भी तय कर सकती है। सरकार के पास कीमत तय करने के अधिकार हैं, लेकिन सरकार जो है वो प्राइवेट अस्पतालों को सरकारी अस्पतालों की तरह मुफ्त इलाज की सलाह तो नहीं दे सकती। बल्कि मैं जब बात कर रहा था, मैं इस पर किसी दिन एक और प्रोग्राम बनाऊंगा, उनका कहना है कि सरकारी अस्पताल जो हैं उस पर प्रति मरीज खर्च ज़्यादा है बनिस्बत की प्राइवेट अस्पताल। अब ये प्राइवेट अस्पताल चूँकि व्यक्ति से पैसा लेता है इसलिए वो दिख जाता है। सरकारी अस्पताल जो हैं वो चूँकि टैक्स पेयर जो हैं, जो हम टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, उस पैसे से चलता है और व्यक्ति को जो है पैसा नहीं देना पड़ता, इसलिए वो दिखाई नहीं देता है। बहरहाल ये शोध का विषय है और इस पर और ज़्यादा छानबीन करके मैं अगली रिपोर्ट आपके सामने पेश करूँगा। लेकिन जो कुछ प्राइवेट अस्पतालों और सरकारों के बीच चल रहा है बहुत गंभीर है और बहुत चिंताजनक है। इस समय जब प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पताल दोनों को और सरकारों को भी सबको मिल करके काम करना था ताकि ये महामारी जो है वो उससे मौत की संख्या को कम किया जा सके। मैं बार बार कहूँगा कि ये हर्ड इम्यूनिटी के बिना ये बीमारी रुकने वाली तो नहीं है, लेकिन अगर वो जो 5% लोग जो बहुत क्रिटिकल होते हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करके इलाज करने की ज़रूरत होती है, वो उनकी संख्या बढ़ती जाएगी जैसे जैसे संक्रमण बढ़ेगा, जो कि दिल्ली में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, कई राज्यों में दिखाई देने लगा है और इसके आगे बताते हैं कि बंगाल, बिहार जैसे राज्यों में दिखाई देने लगेगा। तो जिस भारत की स्थिति ये है कि 70% आज की स्थिति में प्राइवेट सेक्टर जो है वो इलाज करता है, चाहे वो एक डिस्पेंसरी चलाने वाला एक डॉक्टर हो या अस्पताल चलाने वाले लोग हो। तो जब इतनी बड़ी 70% इलाज जो है वो प्राइवेट अस्पताल कर रहे थे और सिर्फ 30% के करीब सरकारी अस्पताल कर रहे थे, तो प्राइवेट अस्पतालों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप चाहे जिस रेट से तय करना हो वो कर सकते हैं, लेकिन आप उन पर ये मुकदमेबाजी और कभी रोक देना,
ये कोई अच्छा विकल्प नहीं हो सकता है। जिन अस्पतालों को कोरोना वायरस के टेस्ट करने से रोका गया, उन पर कहा गया कि वो ठीक से टेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन अस्पतालों का कहना है कि वो ज़्यादा संख्या में पॉजिटिव रिपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि उनके यहाँ ज़्यादा संख्या में पॉजिटिव आ रहे थे लोग, वो आंकड़े छिपा नहीं रहे थे, और इसलिए सरकार नाराज़ होकर के हो गई और उनका जो टेस्ट करने का अधिकार है उसको छीन लिया गया। ये बहुत ही शर्मनाक और दुखद है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त इस महामारी से लड़ने में प्राइवेट सेक्टर को भी कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि ये संकट की घड़ी है इसलिए प्राइवेट अस्पतालों को रोज़ाना 1 लाख या बहुत ज़्यादा मनमानी फीस लेने का अधिकार मिल जा सकता है। अगर सरकार चाहे तो जो रेट तय किया है जो स्वास्थ्य बीमा कंपनियों ने, उसको लागू कर सकती है। भारत में जो स्वास्थ्य बीमा करने वाली ज़्यादातर कंपनियां तो सरकारी ही हैं और वो उस रेट से पेमेंट कर रही हैं। उसके अलावा जो CGHS है, यानी केंद्रीय सरकार का जो स्वास्थ्य स्कीम है, उसके रेट भी तय है। इन पर बात होनी चाहिए और इनको तुरंत इस पर कदम उठाया जाना चाहिए। और एक तरफ प्रॉफिटियरिंग नहीं होनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर में, और दूसरी तरफ उनको आज़ादी के साथ इलाज करने की छूट मिलनी चाहिए। उन पर सरकार की तरफ से तलवार नहीं लटकती रहनी चाहिए कि वो जब चाहें तब सरकार उनकी लाइसेंस रद्द कर दे, उनको काम करने से रोक दे, क्योंकि इससे अंततः नुकसान जो बीमार लोग हैं उनका होगा और जो आम जनता है उसका होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन चलते चलते मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि इस वीडियो के बाद और हमारे satyhindi.com वेबसाइट पर डिस्क्रिप्शन का एक बटन मिलेगा, आप उसको दबाएं और वहाँ हम बताएंगे कि आप हमसे और बेहतर ढंग से कैसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप satyhindi.com को फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर और बाकी सारे सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं, वहाँ भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।